हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2024-25 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। कोड नंबर है 041। तो सेक्शन ए कराने जा रहे हैं। सेक्शन ए में है 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स -6, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0 द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जहाँ कहीं जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6, 0 हो गया, और जहाँ जहाँ सेकंड वाला पॉइंट क्या है जीरोज है, जैसे यहाँ 0 है ये, तो ये क्या है पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू पी एक्स की। तो जीरोज क्या होता है जहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है 0। तो ऐसे दो ही पॉइंट दिख रहे हैं 6, 0 जहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है जीरोज है। तो हमारे दो जीरो यानी जीरोज क्या होता है जहाँ पे x की वह वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। तो क्या होंगे हमारे कोऑर्डिनेट, मतलब कि दो पॉइंट क्या होंगे, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा x = -6 और x = 6। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की दोनों वैल्यूज क्या हैं जीरोज। यहाँ ये हमारे जीरोज हो गया x = -6, x = 6। तो क्या हो जाएगा आंसर डी। Question number 2. The value of k for which the system of equations 3x minus ky = 7, 6x plus 10y = 3 is inconsistent. तो हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं 3x minus ky = 7 और 6x plus 10y = 3। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं इनको। 3x minus ky -7 = 0 और ये हो जाएगा 6x plus 10y -3 = 0। अब कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है दोनों लाइन क्या होनी चाहिए पैरेलल। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है a1/a2 = b1/b2 शुड नॉट बी = c1/c2। तो यहाँ पे a1 का मतलब होता है पहली इक्वेशन जो है उसमें x का कोफिशिएंट, यानी पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 यानी 3, a2 मतलब दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 और b1 मतलब पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -k/b2, b2 मतलब सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यानी 10 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 को रहने देते हैं क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 10/6 = -k। तो ये हो जाएगा 3 2 जा, ये हो जाएगा 2 5 जा, तो यानी k = कितना आ गया -5। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। तो सेकेंड क्या होता है, सेकेंड मान लिया सर्किल ये है, तो हम सेकंड को क्या कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया सर्किल का एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से ड्रॉ करके सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड मतलब जो सर्किल को इंटरसेक्ट करती हो दो पॉइंट पे उसको सेकंड्स कहा जाता है। तो कहीं भी किसी भी पॉइंट में हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। दूसरा है बी, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल। तो सर्किल जैसे ये है तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन टेंजेंट, केवल एक ही टेंजेंट हम एक पॉइंट में ड्रॉ कर सकते हैं, तो दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ये पॉइंट है जैसे, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी बात सही है। ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, यानी सर्किल में 2 पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो एक कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात भी सच है। ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। अब डी वाला बात करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्किल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब ये क्या है सर्किल के अंदर की बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है सर्किल के अंदर, मान लिया पॉइंट ये है। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्किल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यहाँ पर से कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर से हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइनों को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी सेकंड तो ड्रॉ कर सकते हैं अंदर से दोनों साइड में, लेकिन हम
क्या नहीं ड्रॉ कर सकते, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजेंट हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से ही ड्रॉ की जा सकती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ट्रू। तो डी वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन एट टर्म्स ऑफ ए पी इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज। तो यहाँ पर एन एट टर्म दे रखा, हमें एन एट टर्म्स मान लिया ए एन इक्वल टू हमें दे रखा है 7n-4। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका 7 × 1, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो क्या हो जाएगा ये 7-4 यानी कितना हो गया 3। सेकेंड टर्म्स कैसे निकलेगा, एन की जगह में 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 - 4 यानी ये हो जाएगा 10। A3 क्या हो जाएगा 7 × 3 - 4, तो ये हो जाएगा 21 - 4 यानी कितना हो जाएगा 17। तो ये AP बन गई, यानी कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी A2 - A1, यानी सेकंड टर्म्स क्या है 10 - 3 यानी कितना आ गया 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यानी कोई राइट सर्कुलर कोन है और क्या है दे रखा है, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब कोई स्फीयर भी है और ईच यानी ये भी 5 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस स्फीयर की भी क्या है 5 सेंटीमीटर रेडियस है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr²। अब r क्योंकि सेम है, अब ये दोनों इक्वल बोल रहा है कि कोन का वॉल्यूम भी क्या है, अब कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। यहाँ पे h इसकी हाइट हो गई, r दोनों का सेम है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर से r² कट गया इससे, तो बचेगा खाली एक r, पाई से पाई कैंसिल। तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पे h = 4r। अब रेडियस हमें पता है तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर देन द हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन क्या आ जाएगी 4r, यानी r कितना है 5 है। तो 20 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan θ = 5.2 देन 4 sin θ + cos θ अपन 4 sin θ - cos θ इज इक्वल टू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 4 sin θ + cos θ अपॉन में 4 sin θ - cos θ। अब क्या दे रखा, हमें दे रखा tan θ, tan θ = दे रखा 5.2। तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम ये करें, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे करके अगर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे बेटर है हम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को क्या करते हैं cos θ से डिवाइड कर लेते हैं। तो cos θ से ऊपर न्यूमरेटर है sin θ को डिवाइड करेंगे cos θ से, तो क्या हो जाएगा tan θ। cos θ को cos θ से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 4 sin θ अपॉन sin θ क्या हो जाएगा 4 sin θ अपॉन cos θ क्या हो जाएगा 4 tan θ, और ये हो जाएगा 1। अब वैल्यू रख लेते हैं 4 tan θ कितना है 5.2 + 1, 4 × 5.2 - 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 × 2 = 10 + 1 यानी 11 अपॉन में ये हो जाएगा 9। तो 11/9 हमारा आंसर हो जाएगा यानी ए। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन एट पॉइंट P ऑन द सर्किल सेंटर्ड एट O। अब यहाँ पे ये जो है रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर ये एंगल जो है क्या होगा 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल TPO 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल TPQ हमें दे रखा है, यानी ये एंगल दे रखा है एंगल TPQ
कितने का दे रखा है 110। तो यहाँ पर से हमारा एंगल ओ पी क्यू आ जाएगा। एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा हमारा कितना, 110 से -90 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। अब ये एंगल हमारा 20 डिग्री हो गया। अब क्योंकि रेडियस क्या होती है, एक ही सर्किल की रेडियस इक्वल होगी, तो ये दोनों इक्वल होंगे ये। तो अगर ये 20 होगा तो ये भी क्या एंगल 20 होगा, 20 + 20, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 140 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमें क्या निकालना था, एट टेंजेंट। देन एंगल पी ओ क्यू, तो एंगल पी ओ क्यू कितना आ गया 140 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज। अब कोई भी जीरोज दे रखे हैं, अल्फा इक्वल टू -√5/2 हमें दे रखा है, इसको बीटा मान लेते हैं √5.2। तो दो जीरोज दे रखे हैं, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, x² माइनस, ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, दोनों जीरोज का सम, यानी दोनों का अपोजिट साइन है लेकिन इक्वल है वो, तो ये हो जाएगा, और प्लस में दोनों का प्रोडक्ट रूट, ये माइनस बाहर है, मल्टीप्लाई √5.2, तो ये हो जाएगा x² माइनस ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्रोडक्ट करके, और √5 मल्टी √5 5, √2 मल्टी √2 2, तो ये हमारा आ जाएगा। लेकिन नीचे ऐसा कोई दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर डेनोमीटर को हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x² माइनस क्या हो जाएगा 5। अब देखते हैं आगे किससे मल्टीप्लाई करके ये जो 4 ऑप्शन है वो आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 8x² हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होगी, ये कहाँ से डिसाइड करेंगे, पहले CF निकालेंगे, तो 5 हो गया, ये 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा 39, और ये क्या हो जाएगा 45। अब क्या है, जो 45 है इसका डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, यानी जो मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास कैसे करके आती है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 45 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 22.5। तो एक कौन एकोमोडेट कर रहा है, 22.5 किसके अंदर होगा, 22.5 होगा हमारा 29 के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हमें क्या निकले, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 30 है, तो क्या हो जाएगा आंसर 30C आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्किल, एंगल BOC इक्वल टू 80 डिग्री दे रखा है, OA इक्वल टू OD, और ये दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं। देन ट्राइंगल ODA और OBC के बारे में बताना हमें, तो कैसे होंगे। अब क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री, मतलब ये एंगल BOC और एंगल AOD दोनों क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है कि दोनों साइड इक्वल दे रखी है हमें, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ 50 डिग्री का हो जाएगा और एक यहाँ 50 डिग्री का हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है आपको, तो क्या हो जाएगा, दोनों 50-50 हो जाएंगे। अब देखो तो यहाँ पर जो है मान लीजिए ये क्या है, कॉमन आर्क है। अब यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और इसी आर्क के द्वारा एक एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर कॉमन आर्क D भी लेंगे
तो एक एंगल ये बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया 50 इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, दो एंगल्स इक्वल हैं तो दो साइड इक्वल होंगी, तो क्या होगा, आइसोसेलेस एंड सिमिलर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। तो किस टाइप के रूट्स होंगे इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू क्या होगी वो चेक करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर b क्या है, x का कोफिशिएंट यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और c क्या है, -1 है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्लस 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब क्या है कि 5 है, तो जो रूट होते हैं, रूट का वैल्यू क्या होता है, एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर d का मतलब ये है, d मतलब हमारा ये अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये है क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है 5, इरेशनल होगा क्योंकि रूट ऊपर से लगा हुआ है। तो 5 क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसलिए इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग होंगे। अभी ये कंप्लीट स्क्वायर होता, जैसे 5 की जगह में 25 होता तो 5 आ जाता तो रेशनल होता, लेकिन क्या है, इरेशनल, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, नॉट है कंप्लीट स्क्वायर, नॉट है कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अगला है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज। तो थीटा हमें दे रखा, हमें वैल्यू निकालनी 3 tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्या हो जाएगा 3/√3। तो ये हमें सीधा सीधा दे रखा, सी आंसर। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस। तो सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता यानी स्फीयर का आधा, और इसका वॉल्यूम होता है 2/3πr³। और ये हमें दे रहेगा 396/7। तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई r³ इक्वल टू 396/7। 7 से 7 कैंसिल। अब r³ जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 396 मल्टीप्लाई 3/22 मल्टी 2। अभी कैंसिल हो जाएगा 298। अब देखते हैं 22 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा 27, यानी r³ इक्वल टू 27, यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब निकालना क्या हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस हेमिस्फीयर का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है, यानी हेमिस्फीयर ये होता है हमारा 3πr², जो हो जाएगा 3 मल्टी 22/7। r कितना है 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मल्टी 22 मल्टी 9/7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 3 जा 66 मल्टी 9/7। ये हो जाएगा 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 छक्का 54 और 5 59, यानी 594/7। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। 594/7 कहाँ है, सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए बैग containing 24 balls, 4 are blue, 11 are green and all rest are white. One ball is drawn at random. The probability that drawn ball is white in color. तो हमें white ball की
नंबर्स निकालने की वाइट बॉल कितनी होंगी, तो टोटल बॉल है 24 बॉल्स, 4 आर ब्लू, तो ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू है हमारे पास 4 और ग्रीन बॉल है हमारे पास 11। टोटल बॉल जो है कितनी है, टोटल बॉल है हमारे पास 24। तो वाइट बॉल भी है इसमें, है रेस्ट आर वाइट, तो वाइट बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल 24 हो गई माइनस, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल 4, ग्रीन बॉल है 11, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 15 यानी कितनी होगी 9। इसका मतलब वाइट बॉल 9 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन में टोटल बॉल, टोटल बॉल जितनी भी हैं, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है 9, टोटल बॉल कितनी है 24, 3 3 जा 9, 3 8 जाइए, तो कितना आंसर आएगा 3/8, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5, यानी मान लिया सपोज करो ये कार्टेशियन प्लेन है, अब यहाँ पे -4, -5 है कोई पॉइंट, तो एक्स एक्सिस में नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस में होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस में नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, मान लिया ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x,0, तो क्या होगा नियरेस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, तो क्या मिल जाएगा x,0, तो इसका मतलब क्या होगा x,0 मतलब x वाला तो वही रहेगा ना, ये डिस्टेंस क्या है -4, -4 कॉमा का मतलब है -4 यानी 4 डिस्टेंस है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए -4, और ये तो 0 ही होगा क्योंकि x एक्सिस में है, तो क्या होगा हमारा आंसर नियरेस्ट पॉइंट वैल्यू द -4, 0, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा हमेशा मीडियन होती है। क्वेश्चन नंबर 17, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 1:2, द पॉइंट इज, अब यह बता रहा कि कोई लाइन सेगमेंट है, मान लिया सपोज करो ये है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -3 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 6, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे x,0 और ये 1:2 में बांटता है, तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल आएगी क्योंकि y तो नोन है 0, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू अगर क्या होता है k/1 में कोई सेक्शन फॉर्मूला है, जैसे कि कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को k/1 में बांटता है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, kx2 + x1 अपॉन k+1, तो ये हो जाएगा हमारा k कितना दे रखा है, k = हमें दे रखा है 1:2 का मतलब 1/2 है, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं, तो k की जगह में मतलब 0.5 मल्टीप्लाई x2, हम इसको मान लेते हैं 5, x1 ये हो गया हमारा 2, k+1 यानी 0.5 + 1, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 2.5 + 2 अपॉन 1.5 यानी कितना हो जाएगा 4.5, 1.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 15 3 जा, यानी x = 3 आ गया और 0 तो पता ही है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,0, तो सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, अब फेस कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होते हैं, जो फेस कार्ड होते हैं इनकी संख्या होती है कितनी 12, अब इसमें क्या होते हैं 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं, अब 52 डेक ऑफ कार्ड से आपको एक कार्ड चूज़ करना है जो रेड, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ रेड कार्ड, रेड फेस कार्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6, टोटल फेस कार्ड होते हैं 52, 2 से कट रहा है तो कितना हो गया 3/26, यानी डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 स्टेटमेंट ऑफ assertion ए फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 19 है क्वेश्चन नंबर, assertion ए HCF ऑफ एनी 2 कंजिक्यूटिव एवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। अब जैसे नेचुरल नंबर 10, 2, 4 जो क्या है एवन है, अब इनका कंजिक्यूटिव का मतलब जैसे 2, 4 का है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक नंबर मल्टीपल है 2 का, 2 × 3, तो इसलिए HCF क्या है 2 है। तो HCF हमेशा 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का क्या होगा, जैसे 2, 4 का 2 होगा, चाहे 4, 6 ले लो। अब यहाँ पर रीजन में दिखा रहा है एवन नेचुरल नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 2। तो यहाँ पर क्योंकि डिवाइजिबल या मल्टीपल होना बात एक ही है, तो यहाँ पे 2 और 4 क्योंकि दोनों डिवाइजिबल हैं 2 से, इसलिए HCF क्या है 2 है। तो रीजन आर जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है assertion ए का, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, assertion ए इफ रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल is reduced to its half and angle is doubled then the perimeter of the sector remains the same। अब मान लिया सपोज करो कोई सर्किल का सेक्टर है ये, अब यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ये हो गई और ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इस केस में हो जाएगा 2r + l। और दूसरा केस लेते हैं कि जब ये बता रहा है कि रिड्यूस टू हाफ, यानी रेडियस अब क्या कर दिया r/2 कर दिया, देन द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल रिड्यूस टू इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल्ड। अब एंगल यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे एंगल डबल कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंथ निकलती है, यहाँ पे एल कुछ और होगा, मान ली L1 था और ये L2। अब दोनों का पेरीमीटर कैसे निकाल देंगे, तो पेरीमीटर हमारा यहाँ पे निकलेगा, पहले केस में पेरीमीटर निकालेंगे तो 2r, L1 क्या होता है θ/360 मल्टी में 2πr। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 180 हो गया। तो 2r तो वही रहेगा प्लस में πr θ/180, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं इसका क्या होगा पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होगा r/2 + r/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, थीटा की जगह में 2θ हो जाएगा 360 × 2πr, r की जगह में यहाँ पे r/2 रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये कैलकुलेट करके, ये हो गया 180, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा r/2 + r/2, ये हो गया हमारा केवल r, और ये हो जाएगा πr θ/, ये 180 है 180। तो ये वाला पोर्शन तो सेम है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि P2 और P1 में क्या, P2 और P1 में क्या रिलेशन है, यहाँ पे P1 = क्या हो जाएगा P2 + R, यानी R ज़्यादा है P2 से, P2 में अगर R ऐड कर देंगे तब जाके P1 निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि P1 क्या है, P1 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी फर्स्ट केस में पेरीमीटर क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। अब देखते हैं रीजन में, द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r इज दिस। तो ये बात तो सही है,
थीटा अपॉन 360 मल्टी 2 पाई आर। तो कैलकुलेट करके 2 से कैंसिल करेंगे तो 180 आ गया। तो ये बात तो सही है, पाई आर थीटा अपॉन 180 होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये बात सही है। यानी हमारा रीजन आर ये सही है, लेकिन जो एजर्सन है वो क्या है, रॉन्ग है। उसका प्रूफ यहाँ पर से मिल जा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एजर्सन ए इज रॉन्ग, यानी फॉल्स है और रीजन आर सही। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एजर्सन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस केस में डी सही होगा। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।